नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्राकर और आज हम लोग हॉस्टल वार्डन के एग्जाम के तहत हिंदी के टॉप 40 एमसीक्यू करने वाले हैं। इससे पहले मैंने सारे टॉपिक्स के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे जितने भी उसमें उल्लेख किए गए थे चैप्टर के, वो सभी मैंने कवर करा रखा है। उसका एक प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके सभी प्लेलिस्ट के कंटेंट मिल जाएंगे, वहां से आप चेक कर सकते हो। तो वहां पर्टिकुलर आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वर्तनी, ये सारी चीजों के टॉपिक को, क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, 70 क्वेश्चन, किसी में 40 क्वेश्चन, किसी में 50 क्वेश्चन ऐसे कराए गए हैं। अब मैं जो सीरीज चलाऊंगा उसमें मैं मिक्स क्वेश्चंस कराते जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन लेकर आऊं और 1 घंटे के अंतर्गत उनको एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको समझाते हुए चलूं। ठीक है, तो जो भी आप सभी को लगता है कि कहीं पर कुछ कमी रह गई थी या कहीं पर कहीं कमी रह जा रही थी, तो वो इस वीडियो सीरीज के माध्यम से आपको कवर हो जाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इन सभी सब्जेक्ट की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करें, तो अभी भी आपके पास 69 दिन का समय है, 69 डेज का समय है। हॉस्टल वार्डन के एग्जाम होने में कम नहीं होते हैं ये। अगर आप अपने दिन के 10 घंटे का भी यूटिलाइज करते हो तो 700 या 690 घंटे होते हैं। तो लगभग 700 घंटे आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो जैसा योगेंद्र सर ने अपने वीडियोस में बताया है टाइम मैनेजमेंट के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप टाइम मैनेजमेंट करते चलना और अभी से भी शुरुआत करते हो अपनी तैयारी की, तो आप जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं उनको भी बीट कर पाओगे। बस जरूरतें ये है कि आपको अपनी प्राथमिकताएं पता होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में कितना समय देना है। उनमें से एक हिंदी है, बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही ज्यादा नंबर। मेरा मानना यह है कि आप हमारे पूरे वीडियो सीरीज के साथ जुड़े रहे होगे, 5 में से 5 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन भी किया है, ऑप्शनों को भी मैंने एक्सप्लेन किया है। उसके माध्यम से आपके 50 अगर क्वेश्चन थे तो 200 क्वेश्चन की तैयारी हो रही थी, 60 थे तो उसके हिसाब से 4 गुने तैयारी आपकी होती जा रही थी। ठीक है, तो प्रयास हमारा यही था कि आपका कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप नंबर कैसे ला सको। तो इसी के साथ इन सीरीज के साथ भी आपको जुड़ना है और आप टॉपिक वाइज करना चाहते हो तो पुराने प्लेलिस्ट में जा सकते हो। साथ में जो पूरे तरीके से सभी चैप्टर्स की, सभी सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, एकदम आप चाहते हैं कि सुदृढ़ ढंग से आपकी तैयारी हो, तो मैं पहले भी बोलते आया हूं कि आप हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हो, बहुत ही मिनिमम फीस पर अवेलेबल है। और अभी सर का बर्थडे वीक चल रहा है, तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा मात्रा में डिस्काउंट देखने को मिलेगा, तो आप परचेस करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर लो। साथ में टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो अपनी तैयारियों का आकलन करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जो आज का हमारा ये प्लेलिस्ट का पहला क्वेश्चन है इसकी ओर। इसमें पहले शब्द में देखो पूछा क्या गया है, पहले प्रश्न में देखो, इसमें बोला गया कि निम्न में से हिंदी में अल्प प्राण और महाप्राण का जोड़ा नहीं है। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आप सबसे पहले उसको अंडरलाइन कर लो कि क्या है पूछ रहा है कि नहीं है पूछ रहा है। यहाँ पर नहीं है पूछा जा रहा है, तो नहीं है को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रयास आपका शुरू से होना चाहिए ताकि एग्जाम में कोई भी गलती ना हो। यहाँ 4 जोड़े दिए गए हैं जो अल्प प्राण और महाप्राण से संबंधित होंगे, और कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको डिटेलिंग दे देता हूँ कि अल्प प्राण और महाप्राण में अंतर क्या होता है। अल्प प्राण मतलब जिसमें ना हवा जो होती है मुंह के माध्यम से नहीं आती है, जबकि उस वर्णों का उच्चारण आप करेंगे तो वो क्या होगा, उच्चारण के समय हवा नहीं निकलेगी, और महाप्राण में हवा निकलती है, यह हकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसमें हवा नहीं आती, इसमें हवा आती है। केवल एक बेसिक डिफरेंस याद करो, इसलिए इसको अल्प प्राण, इसको महाप्राण करते हैं। कभी भी जो चीजें शुरू होती है वो अल्प से शुरू होती हैं, तो क्या होगा, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण और फिर अल्प प्राण। इस प्रकार से ये चीजें चलती है, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण और अल्प प्राण। ठीक, तो ये क्या होगी, जो क वर्ग, च, ट,
त और प, ये हम लोग वर्ग पढ़ते हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग। क ख ग घ अंग च छ ज ज ञ ट ठ द ध न त थ द ध न प फ ब भ म, यहाँ तक जाएंगी। और जो पहला वर्ण रहेगा वो आपका इसमें आएगा, दूसरा वाला इसमें आएगा, मतलब फर्स्ट वाले ये जो पूरे के पूरे आएंगे, सेकंड वाले इसमें आएंगे, थर्ड वाले यहाँ आएंगे, फोर्थ वाले यहाँ आएंगे और फिफ्थ वाले यहाँ आएंगे। जो नासिक के व्यंजन रहता है वो पूरा का पूरा आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। ठीक है, नासिक व्यंजन जो अंगा, इया, न, म, ये सब जो रहते हैं वो। इसके अलावा इन क छ ट त प वर्ग के अलावा जो य र ल श श य र ल व होते हैं, वो य र ल व जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। य र ल और व अल्प प्राण। साथ में जो श वाला ग्रुप रहता है, श स श ह, ये सब महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इनको समझाते समझाते एक चीज और मैं समझा देता हूं, वो आपका बिलोंग करता है किससे? वो बिलोंग करता है आपके सघोष और अघोष श्रेणी से। तो ये जो पहले दोनों रहते हैं इसको हम लोग अघोष बोलते हैं, अघोष। और अंतिम के जो तीनों रहते हैं वो सघोष के अंतर्गत आते हैं। और सारे के सारे स्वर्ण वर्ण भी, स्वर्ण वर्ग के जितने भी आपके व्यंजन, ये सॉरी व्यंजन बोलता हूँ, जितने भी अक्षर रहते हैं, वर्ण रहते हैं, वो सब किस में आएंगे? स्वर्ण वर्ण के सारे वर्ण आपके सघोष के अंतर्गत आते हैं। और शुरू के दो, ये जो क छ ट त प वाले हैं, ये इसके शुरू के दो जो क और ख, च और छ, ट और ठ, त और थ, प और फ, ये सब अघोष के अंतर्गत आते हैं। अब अघोष और सघोष क्या होता है? तो जिसमें स्वतंत्र रूप से आप जिनका उच्चारण कर पाते हो और उसमें कंपन यहाँ पर महसूस नहीं होता, आपके गले पर या स्वतंत्र में कंपन महसूस नहीं होता है, वो आपके अघोष के अंतर्गत आते हैं। और जिसमें कंपन महसूस होता है वो सघोष अंतर्गत आते हैं। क्लियर? अब इसी पर बेस्ड सारा आपको पूछा जाता है। तो हम लोग प्रश्न को देखते हैं। बोला गया कि अल्प प्राण और महाप्राण का जोड़ा नहीं है। तो अल्प प्राण आपको मालूम है पहला होता है, दूसरा वाला महाप्राण, फिर तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण और पांचवा अल्प प्राण। अलग से मैंने यर लव को बताया अल्प प्राण, और मा वाले मतलब महाप्राण के अंतर्गत श श श ह को बताया था। अब देख लो क और खा, तो ये तो अल्प प्राण, ये महाप्राण का था। क और या, ये अल्प प्राण का था, ये अल्प प्राण का था। दूसरा ही ऑप्शन है हमारा जो जोड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। सघोष अघोष के बारे में मैंने बताया, ये प्रश्न जाहिर तौर पर पूछा जाता है। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन में इतनी सारी डिटेलिंग मैंने बता दी आपको। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उसका उच्चारण स्थान कहते हैं। अच्छा बात है। बताइए उ उ प वर्ग का उच्चारण निम्न में से किस स्थान पर होता है? ठीक है, तो वहां पर मैंने वर्ग लिखा था, वर्ण लिखा था क च ट त प। ये कंठ से होता है, ये तालु से होता है, तालव्य बोलते हैं इसको, तालव्य ध्वनिया, ये कंठव्य ध्वनिया। ये आपका मूर्धा से होती है तो मूर्धन्य ध्वनिया बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं दंत, दंत वाले स्थान से होता है तो दंतोष्ठ, सॉरी दंतव्य बोलते हैं, दंतव्य बोलते हैं इसको। और इसको बोलते हैं ओष्ठ्य, क्योंकि ओठ वाले स्थान से होता है, ओष्ठ्य। पूछा गया था कि इनमें से किस स्थान पर होगा, तो सीधी सीधी प वाले जो वर्ग प फ ब भ म, वो सारे ओष्ठ्य से होते हैं। प वर्ग यहाँ पर उपस्थित था तो ओष्ठ वाला आपका आंसर होता, सीधा ओष्ठ वाला आंसर होता। लेकिन इसके अलावा आपको और भी चीजें जाननी है, जैसे कि स्वर, ये तो मैंने व्यंजन के बारे में बताया। व्यंजन में और भी चीज आती है, जैसे कि यर अलावा श श ह, ये सब भी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको स्वर के बारे में बताने जा रहा हूं। स्वर की क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे अ हो गया, आ हो गया और अह हो गया। ये जो होते हैं ना कंठ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ई और ई जो होते हैं तालु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उ और उ जो होते हैं ये ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। रिचि का होता है वो आप देखेंगे पाएंगे कि मूर्धा के अंतर्गत आता है। इसके बाद क्या चालू होता है? ए और ए चालू होता है, ओ और ओ चालू होता है, ओ और ओ। तो ये कंठ और तालु से, तालव्य के अंतर्गत आता है। कंठ और तालु के अंतर्गत, कंठ और तालु लिख लो। ये तालु, ये किसके अंतर्गत आएगा? तो कंठ और ओष्ठ के अंतर्गत आ जाता है। कंठोष्ठ ध्वनिया इसको बोला जाता है। कंठ और ओष्ठ के अंतर्गत कंठोष्ठ ध्वनिया बोला जाता है। ये हुए। तो अ से लेकर अम अहा, अम छूट गया था तो अम वाला जो आता है वो नासिक के में आता है। किसके अंतर्गत आता है? नासिक के ध्वनिया बोलते हैं इसको।
अम को हम लोग नासिक्य ध्वनियां बोलते हैं, क्योंकि इसमें नाक से ध्वनि प्रसारित होती है, नाक से हवा का उत्सर्जन होता है। तो ये आपको याद रखना बेसिकली, ठीक है। तो ये ओष्ठ के अंतर्गत था, उ और उ प, जितना जानकारी देना था मैंने दे दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, खुशबू में कौन सा उपसर्ग है? तो खुशबू उपसर्ग के बारे में पूछ रहे, तो उपसर्ग के बारे में आपको पता होना चाहिए। उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्दों के पहले आता है, शब्दों के पहले जो आता है उसको हम लोग उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है। ठीक, तो अब खुशबू में क्या खु शब्द उपसर्ग होता है या खुश शब्द होता है? तो इसमें जो होता है आपका खुश शब्द होता है, बू तो हो नहीं सकता था क्योंकि तो अंतिम में लग रहा है, अंतिम में लगने वाले शब्द को प्रत्यय बोलते हैं। तो खुश शब्द जो होता है वो आपका उपसर्ग के रूप में काम करता है। जैसे बू, बू मतलब गंध को बू बोला जाता है, किसी भी प्रकार की स्मेल को बू बोला जाता है, ठीक है। वो अच्छा हो बुरा हो, बाद में उपसर्ग लगाने से होता है। जैसे दूर लग गया तो दुर्गंध हो जाता है, ठीक है। जैसे अब ये खुश प्लस बू बन के खुशबू बन गया, ठीक है। खुश प्लस मिजाज बन के खुश मिजाज हो गया। तो ये खुश जो होता है उपसर्ग का काम करता है, क्लियर। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कुछ शब्द उपसर्ग हैं कि नहीं है? तो ऐसे ना आप एक दो वर्ड और सोचना, जैसे मैंने बताया अभी खुशबू और खुश मिजाज, तो मिजाज अलग शब्द होता है, बू अलग शब्द हो जाता है। तो जब भी उपसर्गों को आप अलग करोगे तो उस शब्द का शाब्दिक अर्थ, एक सही तरीके का अर्थ उसमें प्रोड्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 4, उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे बार बार पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें आपको संधि विच्छेद का भी चीज आ जाता है और उपसर्ग प्रत्यय का भी चीज आ जाता है, तो बार बार पूछा जाता है। तो आ, अ, उत और उप, तो उल्लंघन को जब तोड़ा जाता है तो उत प्लस लंघन के रूप में तोड़ा जाता है। तो ये आपका उत जो होता है उपसर्ग के रूप में काम करता है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी में और बता देता हूं, जैसे आ का क्या होगा? आगमन, आमरण, ये सब आ के साथ बनने वाले उपसर्ग शब्द हो गए। अ से क्या बनेगा? अगम्य, ठीक है। अगम्य वाली चीजें हो गई, ये सब क्या बनेंगे आपके? अ से बनने वाले। उसे उल्लंघन बता दिया, ठीक है। फिर है उद से गम भी बन जाता है, उत धन गम उद्गम। उप से उपहार उपकार, ये सारी चीजें भी बनती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में उर्दू प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। उर्दू प्रत्यय युक्त, तो उर्दू प्रत्यय आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि यहाँ दिया है नजराना, बगीचा, सूदखोर और अड़ना। तो आपको प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे लगने वाला शब्द होता है। इसमें से कौन सा नहीं? नजराना, इसमें आना, नजर प्लस आना, तो आना क्या हो जाएगा आपका? प्रत्यय। और आना किसका है? उर्दू का है। बगीचा, इसमें ईचा प्रत्यय, बाग प्लस ईचा बगीचा या बागीचा, इसमें जो है ईचा उर्दू प्रत्यय है। सूदखोर, खोर जो होता है वो उर्दू प्रत्यय होता है। अड़ना, अना, अड़ प्लस ना, जैसे लड़ना का लड़ प्लस ना आएगा, घटना का घट प्लस अना आएगा। तो जो अना प्रत्यय होता है वो संस्कृत का होता है या हिंदी का होता है, ठीक है। वो इसमें नहीं आता, ठीक। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें अड़ना आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सा नहीं है? बोला है नहीं है, मतलब अड़ना नहीं है। बाकी सब किसके थे? आपके सॉरी उर्दू के प्रत्यय थे। क्वेश्चन नंबर 6, कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो कृत प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तद्धित और कृदंत। प्रत्यय की अगर बात किया जाए तो तद्धित और कृदंत के रूप में बात करते हैं। तो तद्धित कब होता है और कृदंत कब होता है ये समझना। जब भी किसी धातु, कोई धातु ये शब्द के बाद अगर प्रत्यय जुड़ता है, धातु या शब्द के बाद प्रत्यय जुड़ता है तो उसको हम लोग कृदंत बोलते हैं। तो कृत प्रत्यय के मेल से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाएंगे, सीधा आंसर। तो धातु या शब्द के बाद जो भी सब धातु शब्द या कृत से मिलकर जो भी प्रत्यय बनेगा वो कृदंत कहलाएगा। उसके अलावा बाकी, धातु को छोड़ दो, उसके अलावा बाकी कौन हो गया? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारे जो रहेंगे अव्यय धातु, इन लोग के बाद अव्यय प्रत्यय, इन अवयव के साथ मिलकर बनने वाले प्रत्यय को हम लोग तद्धित बोलेंगे। तो ये लिख लेना सीधा सीधा, धातु शब्द, इसी में क्रिया भी जोड़ लो, इसके साथ अगर प्रत्यय जोड़ दिए तो ये क्या बनेगा? कृदंत बनेगा। लेकिन इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, इनके साथ अगर किसी भी प्रकार का प्रत्यय जुड़ता है तो वो तद्धित कहलाता है। क्या कहलाता है? तद्धित, तद्धित प्रत्यय कहलाता है। तो प्रत्यय दो प्रकार के, कृदंत और तद्धित। क्लियर हुआ? तो कृत प्रत्यय के मेल से बनने वाले शब्द को हम लोग कृदंत बोलते हैं। अगला है विस्तृत शब्द का विलोम शब्द बताओ। विस्तृत, विस्तृत मतलब क्या होगा भैया? फैला हुआ,
ऑप्शन है विस्तार, विस्तार का मतलब भी फैला हुआ होता है, तो ये नहीं हो सकता। उथला, ये तो ऊपर की बात कर रहा है, निचला ये सॉरी गहरा, ये नीचे की बात कर रहा है। संक्षिप्त, संक्षिप्त मतलब कम। तो विस्तृत रूप से बताओ या संक्षिप्त रूप से बताओ, ऐसे आप प्रश्नों को पढ़ते आए होंगे अभी तक कि आपको कभी भी आंसर राइटिंग करने बोला जाता था तो विस्तृत में बताओ, संक्षिप्त में बताओ। तो विस्तृत का जस्ट अपोजिट हो जाता है संक्षिप्त। शाब्दिक रूप से विस्तार का जो अपोजिट होगा वो संक्षेप होता है। विस्तार क्या होता है? संक्षेप। और गहरा और उथला एक दूसरे के अपोजिट वर्ड होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। लिखित, लिखित का सही विलोम है, तो इसका टिक नहीं मारा हूं, ये संक्षिप्त ही होगा, याद रखना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, लिखित का सही विलोम है, लिखित का क्या होगा? लिखित का क्या होगा? तो लिखित का पठित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, अपठित होता है तो मुद्रित। तो पठित का तो अपठित होता है, लिखित का मौखिक होता है, या मौखिक का लिखित होता है। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। कैसे? बचपन में आपकी दो परीक्षाएं होती थी, एक लिखित परीक्षा और एक मौखिक परीक्षा। अगर लिखित का अपोजिट मौखिक है तभी उस प्रकार के नाम रखे गए हैं। अगर अपोजिट पठित होता, लिखित का पठित, तो पठित परीक्षा और लिखित परीक्षा ये नाम होता। बट वो लिखित और मौखिक में होता है, जिसको ओरल एग्जाम बोला जाता है। तो मौखिक और लिखित ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। साथ में पठित और अपठित एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, या फिर विलोम शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से निर्मित शब्द होगा। मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से निर्मित शब्द होगा। मृत्योपरांत, मृत्यु पर्यंत, मृत्युपरांत, मृत्युपरांत। तो यहां पर आपको संधि समझ में आना चाहिए। यहां पर छोटा ऊ की मात्रा आ रही है, यहां पर भी छोटी ओ, और ये दोनों जब मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? बड़ी ऊ की मात्रा का निर्माण करते हैं। ये कौन सी संधि में आता है? तो दीर्घ स्वर संधि में आता है। और दीर्घ स्वर संधि में क्या हो जाएगा? बड़ी ऊ की मात्रा। तो बड़ी ऊ की मात्रा यहाँ, यहाँ तो ऊ की मात्रा ही नहीं, यहाँ है, लेकिन छोटी ऊ की मात्रा, यहाँ भी ऊ की मात्रा नहीं है। ऑप्शन डी में ऊ की मात्रा है, और जो सटीक है, सटीक है मतलब बड़ी ऊ की मात्रा आ गई। तो ये आपको देखने आना चाहिए। कभी कभी ये तोड़ के ना देकर सीधा नाम दे देगा, और ऐसे आपको अलग संधि विच्छेद के रूप में लिखा हुआ मिलेगा। तो प्रैक्टिस करने से आपको ये समझ में आएगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैंने सभी के टॉपिक वाइज वीडियो बना रखे, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसको जाकर देखिएगा। ठीक है, साथ में इन चीजों को अच्छे से पढ़ना है तो हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हो, हॉस्टल वार्डन कोर्स के साथ जुड़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, क्षितिंद्र का सही विच्छेद है। तो क्षितिंद्र का पहले विच्छेद कर लेते हैं भाई। क्षिति था, तो क्षिति में कोई भी किसी प्रकार का चेंज आएगा क्या? तो क्षिति में मात्रा में छोटा ई लग जाता है, प्लस ये बड़ा छोटा ई का इंद्र लग जाता है। इंद्र में छोटा ई आता है, ये आपको ध्यान रखना है। या तो आधा ना लिखो या इस प्रकार का बिंदु लगाओ, एक ही चीज होता है। तो छोटा ई प्लस छोटा ई, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? बड़े ई की मात्रा बनाते हैं। ये भी किस में आता है? आपके दीर्घ स्वर संधि में। ये बड़ा ई और छोटा ई भी मिलके बनाएगा, छोटा ई और बड़ा ई भी मिलके बनाएगा, दोनों बड़ा ई और बड़ा ई मिलके भी बना सकते हैं। ये सब यही बनाते हैं। तो ये सब क्या आते हैं? दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। सही उच्चारण में देखो, क्षिति प्लस इंद्र। ती में छोटी की मात्रा कहाँ दिख रही है? यहाँ है, लेकिन क्षति है। यहाँ है, लेकिन छ में छोटी की मात्रा थी, यहाँ तो बड़ी लग गई, गलत हो गया। यहाँ है छोटी ई, दोनों में है, और इंद्र, ये सही हो गया। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चार पाई में कौन सा समास है? चार पाई में किस प्रकार का समास है? तो समास शब्द में 6 प्रकार के आपको समास, जैसे संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अवयवी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुब्रीहि। बेसिकली जिसमें भी ऐसा समास या ऐसे शब्द जिसमें भी नंबर्स आते हैं, अंक आते हैं, अंक वाले शब्द आते हैं, काउंटिंग वाले शब्द आते हैं, वो सब द्विगु समास के अंतर्गत आ जाते हैं। द्विगु, तो इसमें चार पाई में पहला ही शब्द क्या दिख रहा है? चार। चार क्या है? नंबर को प्रेजेंट करता है। तो तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु और अवयवी में कौन सा हो जाएगा? आपका द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास के और भी आप एग्जाम्पल मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब तत्पुरुष समास, ये अपने आप में 6 प्रकार के हो जाते हैं। उसके अलावा और भी है, बेसिकली 6, उसके अलावा और भी होते हैं। जैसे कि क्या? कर्म तत्पुरुष प्रकार, करण, संप्रदान, अधिकरण। ठीक है, अधिकरण के बाद कर्तनी कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण में यहाँ पर अपादान से, संबंध काव्य की। ठीक है, तो ये सारी तत्पुरुष के आते हैं। इसके अलावा क्या आता है? एक नई आता है, नई तत्पुरुष समास आता है। मतलब उसमें न का बोध होता है, न
कहने का बोध होता है वो नई तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाता है। क्लियर। अब अगला है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास क्या होता है? ये किसी तीसरे की ओर इशारा करता है, मतलब इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते, किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं, तीसरे की ओर इशारा करते हैं। जैसे कि सिंपल सा अगर मैं बोल दूं चंद्रशेखर ले लो, चंद्रशेखर मतलब कौन? शिव जी की ओर इशारा कर रहे हैं। लंबोदर शिव जी की ओर, सॉरी गणेश जी की ओर इशारा कर रहे हैं। पीतांबर विष्णु जी की ओर इशारा कर रहे हैं। अब इसमें एक दो शब्द ऐसे आ जाएंगे जैसे नीलकंठ, ये कर्मधारा में भी आ जाता है और बहुब्रीहि में भी आ जाता है। जैसे कर्मधारा में क्या होता है कि एक पद प्रधान होता है जिसकी विशेषता दूसरे पद के द्वारा बताई जाती है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ, मतलब कंठ को क्या नीला होने की उपमा दे रहा है, उपमेय और उपमान की बातें उसमें आ जाती है। तो वो कुछ कुछ केसेस में बराबर आ जाती है, कर्मधारा में भी लगती है, बहुब्रीहि में। वैसे शब्दों को आप याद कर लेना, ठीक है। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास में क्या आ जाएगा? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जिसमें अव्यय हो, जिसमें पहला पद अव्यय हो। जैसे कि यावत जीवन, उसमें यावज, यावत जीवन को अगर हम लोग विच्छेद करते हैं, यावज प्लस जीवन होता है। यावज क्या है? अव्यय, अव्यय है। बेपनाह में बे क्या है? अव्यय है, ठीक है। प्रतिदिन में प्रति क्या है? अव्यय है। भर पेट में भर क्या है? अव्यय है। तो इस प्रकार के शब्द आपको अव्ययी भाव समास की ओर इशारा करेंगे, इंगित करेंगे, तो आप उनको समझ पाओगे कि ये अव्ययी भाव समास में बोल रहे हैं। बाकी समास के ऊपर वीडियो पूरा बना हुआ है, आप जाकर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रशेखर शब्द में समास है। तो अभी मैंने बताया चंद्रशेखर का एग्जाम्पल लेकर क्या बहुब्रीहि इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? राइट आंसर बहुब्रीहि हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवि का स्त्रीलिंग है, कवि का स्त्रीलिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार, मतलब अगर आज तक के डेट में आप काउंटिंग करोगे किसी भी एग्जाम की, पूरे व्यापम के द्वारा लिए गए, अगर उसने 50 एग्जाम लिए हैं तो उसमें से ये अकेले 20 बार आया है। 50 एग्जाम में से 20 बार आप काउंटिंग कर लेना, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल दे रहा हूं। आप देखिएगा, अगर कोई भी बुक फॉलो करते होगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखते होगे, तो ये उतने बार आया ही है, आप काउंटिंग कर लेना, ठीक है। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ये सबसे पहले ना वर्तनी में भी काम आएगा, आपके लिंग में भी काम आएगा। तो ऐसे प्रश्न ना जानबूझकर व्यापम वाला डालता है कि आप दोनों तरीके से कंफ्यूज हो जाओ। तो कवि इत्री तो होता है, सबको मालूम रहता है, लेकिन लिखना कैसे ये नहीं पता होता। तो कव पूरा का पूरा आता है, मात्रा जो होता है वो य में चले जाता है और त्र में बड़ी की मात्रा जुड़ जाती है। ये हो गया आपका कवित्री। अब देख लो किसमें, तो ये ऑप्शन सी में दिख रहा है। अगर नहीं दिखता तो हम लोग ऑप्शन डी को आंसर लेते, क्योंकि इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन में रखा गया है। तो कवियत्री इसका राइट आंसर होता है कवि का, बहुत बार पूछा गया है, ये देख लेना। अगला है, चित्र शब्द का निर्धारण किस समूह में होगा? पुल्लिंग में होगा, स्त्रीलिंग में होगा, उभयलिंग में होगा, नपुंसक लिंग में होगा? बोला गया चित्र, तो समझना ये ऐसे शब्द हो गए, चित्र हो गया, मित्र हो गया, पुत्र हो गया। पुत्र और पुत्री में तो हम लोग भेद कर भी पाएंगे कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। अधिकतर आप देखेंगे कि ऐसे वाले जो शब्द रहते हैं पुल्लिंग के अंतर्गत ही आते हैं, मतलब निर्जीव वस्तु वाले अधिकतर चीजें आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। तो चित्र भी किस में आएगा? पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। तो दो, और लिंग के बारे में भी पूछा जाता है कि हिंदी में कितने प्रकार के? तो दो होते हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। उभयलिंग क्या होता है ये मैंने किसी क्वेश्चन में बताया था, तो किसी स्टूडेंट का कमेंट भी था। उभयलिंग क्या होता है भाई? जो दोनों के लिए यूज हो वो उभयलिंग होता है, बट उसको हम लोग लिंग के रूप में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी भाषा के शब्द भंडार में शामिल तद्भव शब्द है? तद्भव किसमें आता है? ये प्रश्न मैंने फीड से रखा है, क्यों? क्योंकि आपको जानकारी होना जरूरी है कि कभी कभी ऐसे फ्रेम होते हैं क्वेश्चन, तो जो सबसे सटीक आंसर रहता है उसको लेना होता है। जैसे कि वंश है, वंश क्या अपने आप में तत्सम है, क्योंकि ये संस्कृत भाषा से लग रहा है। बाघ, बाघ के बारे में भी आते हैं। पंख हो गया, पंख लग रहा होगा कि तत्सम होगा, लेकिन ये नहीं है, ये क्या है? तद्भव रूप है। और टीस, टीस क्या होता है? तत्सम रूप होता है। बचा बाघ और पंख, तो पंख का जो एक्चुअल में तद्भव रूप है, तत्सम रूप जो होता है वो क्या होता है? पक्ष होता है। पक्ष, जैसे शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष बोलते हैं, उस प्रकार का पक्ष आप समझो, बट वो वाला पक्ष नहीं है ये पक्षियों के रूप में उनके पंख को लेकर बोला जा रहा है। बाघ के रूप में हम लोग वाटिका को भी बोल सकते हैं, वाटिका को ही बाघ बोला जा सकता है, लेकिन एक किसी भी रूप में तत्सम या तद्भव है, उसका किसी प्रकार से अभी भेद नहीं मालूम। तो ये पंख और पक्ष वाला जो आंसर पता है, ये हमको एकदम सटीक रूप से पता है,
तो आपको जब कभी भी आंसर लेना तो ये सटीक आंसर को लेना है, जिसके बारे में आप एकदम 100% श्योर हो कि ये तत्सम में आएगा या तो तद्भव में आएगा। तो इसने पूछा वही गया था कि कौन सा इनमें से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द शामिल है। तो पंख को तद्भव शब्द के रूप में लिखा जाता है, जिसका तत्सम हम लोग पक्ष के रूप में लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करो। तत्सम ढूंढना है, पहले तद्भव ढूंढना था, तत्सम ढूंढना है। इसमें लिया है अंधकार, अटारी, अगम और अंगूठी। जो राइट आंसर है वो आपका अंधकार है। तो अंधकार, जिसको हम लोग नॉर्मली अंधेरा बोलते हैं, वो क्या है, हमारा तत्सम रूप होता है। अटारी, अगम और अंगूठी ये तीनों की तीनों ही तद्भव रूप है। अगर मैं इनके तत्सम रूप की बात करूं तो लिख लो, अट्टालिका होता है ये अगम्य होता है, जहां जाया ना जा सके। और ये अंगूठी को बोलते हैं अंगुष्ठिका, अंगुष्ठिका बोला जाता है। क्लियर? तो ये याद रखना। बाकी चीजें और इसके बारे में जानना है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखो। क्वेश्चन नंबर 17, आलपिन किस भाषा का शब्द है? आलपिन किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, पुर्तगाली और चीनी। तो सिंपल सा एक आइडिया बताया था मैंने, जब उर्दू, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, चीनी, फ्रांसीसी, ये सब, डच, यूनानी, ये सब जब मैं शब्द पढ़ा रहा था तो सिंपल सा था, जितने गाली वाले शब्द आएंगे वो पुर्तगाली, मतलब जो भी शब्द गाली से रिलेट हो जाए वो पुर्तगाली अधिकतर। ऐसा नहीं कि अब दूसरे उर्दू भाषा के भी कुछ गाली के रूप में जुड़ रहे हो तो पुर्तगाली में नहीं डालना है। जैसे आलपिन को मैंने समझाया था कि अगर मैं किसी को आलपिन चुभाऊंगा तो वो सामने वाला पर्सन मुझे क्या देगा, गाली ही देगा। तो गाली से पुर्तगाली, सीधा सीधा आंसर। हिंदी सामान्य जो बोलचाल में हम लोग बोलते हैं वो सब हिंदी भाषा आप जानते हो। अंग्रेजी, रेल हो गया, अंग्रेजी था। स्कूल हो गया, अंग्रेजी। हॉस्पिटल, अंग्रेजी है। चीनी, जो चाय आप पीते हो सुबह सुबह, ये क्या है, चीनी शब्द है। लीची एक फल है, ये खाते हो आप लोग को, क्या है, चीनी शब्द है। तो ये दोनों याद रखना। बाकी उर्दू, फ्रांसीसी, डच ये सब भी मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, अंशु का पर्याय नहीं है। पर्यायवाची शब्द देखते हैं। अंशु, अंशु का मतलब पहले ये क्या होता है ये समझ लो। जो सूर्य की किरणें होती हैं, या प्रकाश की किरण बोल सकते हो, सूर्य किरण ना बोल के प्रकाश किरण समझ लो। अब प्रकाश किसी भी प्रकार से, लाइट से भी आ सकते हैं, चंद्रमा से भी आ सकते हैं, किसी से भी समझो। तो जो किरण होती है उनको बोला जाता है अंशु। तो किरण को बोला जाता है अंशु। ठीक है, अब इसको समझ लो, अंशु और किरण। तो किरण कोई है एक, मान के चलो लेडीज होंगी, उनके कोई किसी बच्चे का नाम है अंशु। अब उनको मारेंगी तो क्या करेगा भाई, मारेंगी। तो मारने से आप मरीची याद रख सकते हो। ठीक है, तो चीखेगा, चीखे से अर्ची याद रख लो। ठीक है, और उसके बाद क्या किया जाएगा, उसको चुप भी कराया जाएगा। ठीक है, तो वहां से मयूख कर लो, चुप से मयूख, कुछ नहीं जुड़ रहा है, कैसे भी जोड़ लो। ठीक है, तो मरीची याद किया, मारेंगे तो मरीची, चुप कराएंगे तो अर्ची, और सॉरी, चीखेगा तो अर्ची और चुप कराएंगे तो मुख, मयूख। ठीक है, तो चुप कराओगे ना तो मुख से ही चुप कराओ तो मयूख, ये आपको रिलेट करके याद रखना। तो मरीची, अर्ची, मयूख, तो ये सब अंशु किरण के क्या है, पर्यायवाची। बच गया क्या, निलय। तो हमारा जो घर होता है, हमारा जो भवन होता है, मकान होता है, वो सब निलय के अंतर्गत आता है, या उसी का पर्यायवाची होता है। तो घर का पर्यायवाची है, गृह का पर्यायवाची है निलय। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो लक्ष्मी के क्या क्या पर्यायवाची हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि स्त्री, श्रीदेवी या श्री याद कर लो। ठीक है, कमला याद कर लो, विष्णु प्रिय याद कर लो, विष्णु पत्नी याद कर लो। ठीक है, रमा याद कर लो, इंदिरा याद कर लो। ठीक है, ये सारी जो शब्द हैं वो किसके हैं, पर्यायवाची आपके लक्ष्मी शब्द के हैं। रमा बोलते इसी को। तो देखो, श्रीदेवी भी था, अमला नहीं था, ये कमला होगा। ये पता नहीं अमला किसने लिख दिया है, ये कमला होगा। ठीक है, अब यहां पर है इंदिरा, तो इंदिरा भी होता है आपके लक्ष्मी माता का पर्यायवाची। ठीक, बचा क्या, गिरा। गिरा ये होता है सरस्वती का। सरस्वती को हम लोग बोलते हैं गिरा, शारदा, वागिश। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। क्लियर? अब इसी के साथ में, जैसे ब्रह्मा विष्णु तीन, महेश तीन हम लोग देव जानते हैं, वैसे देवियों के भी नाम, एक लक्ष्मी हो गई, एक शारदा हो गई, एक उमा के बारे में याद कर लो। उमा मतलब पार्वती, तो पार्वती को ही बोला जाता है उमा, पार्वती, उमा। ठीक है, शिव पत्नी बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो याद रखना।
अब दुर्गा उर्गा नाम मत डाल देना, दुर्गा माता के संदर्भ में उनको ले सकते हो, लेकिन वो हम लोग मानते हैं ऐसा उनके पर्यायवाची में। आप डालना है तो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दिखा तो आप ले सकते हो, बट स्पेशली वैसा नहीं होता है। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना के लिए एक शब्द होगा। दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, तो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने, जैसे गाना सुना था, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, ठीक है, तो वैसे ही वो क्या कर रहा है, दूसरों को पीड़ा पहुंचा रहा है। तो दूसरों को पीड़ा कौन पहुंचाएगा, परोपकारी, पर पीड़क, परोपकारी, और एक आध ऑप्शन होगा। पर पीड़क में ही सीधा सीधा दिख रहा है, पर मतलब क्या, कोई दूसरे को ही आप पर बोलोगे, पराया पर, पीड़क मतलब पीड़ा देना, तो पर पीड़क ही किसके लिए यूज है, जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, ठीक है। जैसे हमारे टाइपिस्ट लोग बोल रहे हैं कि हम लोग उन लोग के लिए पर पीड़क है, हम उनको पीड़ा पहुंचाना। बच गया क्या, परोपकारी, हम लोग मानते हैं कि हम लोग टाइपिस्ट के लिए परोपकारी हैं, ठीक है, उनको कम से कम सके काम देते हैं हम लोग, तो ये परोपकारी हो गया हम लोग। ये परोपकारी कोई शब्द होता ही नहीं है, जो उपकार करता हो परोपकारी, जो दूसरे को पीड़ा पहुंचाता है वो पर पीड़क। फिर है पर छिद्रान्वेषी, पर छिद्रान्वेषी, तो यहाँ पर मैं एक शब्द इसको तोड़ना, छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी किसको बोलते हैं, जो छोटे छोटे गुण और दोषों को देखता है ना, वो छिद्रान्वेषी कहलाता है। छोटे छोटे गुण और दोषों की परख करने वाला छिद्रान्वेषी। तो छिद्र मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र से वही याद रखना, छोटे छोटे गुण और दोष को देखने वाला छिद्रान्वेषी। अब पर छिद्रान्वेषी, तो पर शब्द छूट गया, मतलब वो क्या, दूसरे के बारे में बोलेगा, तो जो दूसरे के अंदर छोटे छोटे गुण और दोष को देखे वो पर छिद्रान्वेषी। 21वां क्वेश्चन, अधिक समय तक जीने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अधिक समय तक जीना, अभी सभी की इच्छा अधिक समय तक जीने, जो अपने जीवन में अच्छे से जी रहे हैं। अब जिसके लिए कष्टदायक होगा जीवन, वो नहीं चाहेगा कि मैं अच्छे से जीऊं। तो अधिक समय तक जीने की जो इच्छा रखते हैं उसको क्या बोलेंगे, जीजी विशु, जितेंद्रिय, जिगीशु और जीजी विशा। तो देखना, दो चीजें होती है, एक इच्छा होता है और एक इच्छुक होता है। एक इच्छा होता है और एक इच्छुक होता है। तो जो इच्छा रखता है उसमें ना आ की मात्रा वाला आता है, और जो इच्छुक होता है उसमें उ की मात्रा आती है। कैसे, अभी मैं समझाऊंगा। एक में आ की मात्रा आती है और दूसरे में उ की मात्रा आती है। समझना, जो जीने की इच्छा रखेगा, मतलब वो ज्यादा लंबे समय तक जीना चाह रहा है, तो क्या कर रहे हैं वो, जी जी विशा, आ की मात्रा इसमें क्या, जी जी विशा, क्योंकि यहाँ दो ऑप्शन सेम सेम दिख रहे थे, एक जी जी विशो और एक जी जी विशा। तो अधिक समय तक जीने की इच्छा, यहाँ पर किसी का नाम नहीं ले रहा है, अधिक समय तक जीने की इच्छा, तो अधिक समय तक जीने की जो इच्छा होती है उसको जी जी विशा बोलते हैं, जी जी विशा। तो अधिक समय जीना है, तो एक बार जीने का क्या बोलेंगे हम लोग, जीना, ठीक है। तो दूसरे जा जी ले बोलेंगे ना, तो जी ले हम लोग वर्ड यूज करेंगे। अब उसको अधिक समय तक जीना है, तो जी जी दो बार आ गया भाई, जी ले इस टाइप का, तो दो बार जी जी विशा, ऐसे याद करना, क्योंकि जी से संबंधित ना दो चार और शब्द हैं जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए सबसे पहला कि दो बार जी जी आया, अधिक समय तक जिएगा। अगर अ की मात्रा है तो इच्छा को बता रहा है, और अगर उ की मात्रा है तो अधिक समय तक जीने का इच्छुक, अधिक समय तक जीने का इच्छुक, तो जीजू विशु आ जाएगा, और केवल इच्छा बोला तो जीजी विशा। अब दो शब्द और बच जाते हैं, एक जितेंद्रिय और जिगीशु। तो जितेंद्र ने अपनी सभी इंद्रियों को जीत लिया हो या वश में कर लिया हो, जितेंद्र, ठीक है। तो जिसने अपने सभी इंद्रियों को वश में कर लिया हो वो जितेंद्रिय है। जिगीशु क्या होता है, जीतने की इच्छा या जीतने का इच्छुक, ऊ लगा है तो जीतने का इच्छुक। तो जो जीतने का इच्छुक होता है मतलब वो हमेशा जीतना चाहता है, जैसे कि विराट कोहली मान लो, विराट कोहली के सारे फ्रेंड होंगे बहुत लोग, तो वो जीतने का हमेशा क्या रहता है, उत्सुक रहता है, तो जिगीशु है वो, ठीक है, ऐसे याद रख सकते। तो इसको याद भी वैसे करना, जैसे विराट कोहली जीतने का इच्छुक होता है, उसका निकनेम चीकू है, तो चीकू से जिगीशु कर लो, चीकू से क्या, जिगीशु कर लो, याद रह जाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 22, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। सिंपल सा ना, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन कितने हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, द्विगु व्यंजन कौन कौन से होते हैं, समास कितने प्रकार के, संज्ञा कितने प्रकार के, संधि कितने प्रकार के। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो ना हमें फंसाने वाले होते हैं, क्योंकि नंबर्स पर खेला जाता है ये। तो अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार है, तो सीधा अर्थ के विचार से बोला है, किसी भी उसके नाम से नहीं लिया है, क्या बोलते हैं, किसी वैज्ञानिक या किसी हिंदी के साहित्य के अच्छे विद्वान के नाम पर नहीं रखा, सीधा अर्थ के हिसाब से। तो अर्थ के हिसाब से सीधे सीधे 4 5 6 7 में से 5 प्रकार का होता है। तो कैसे याद करने संज्ञा को, तो संज्ञा को याद करने का सिंपल सा बेसिक ट्रिक बता रहा हूँ।
संज्ञा में क्या पढ़ते हो परिभाषा में? व्यक्ति वस्तु का नाम, यही पढ़ते हो, तो व्यक्ति से शुरू कर लो। व्यक्ति वस्तु का नाम, तो व्यक्ति से शुरू कर लो। तो संज्ञा में सबसे पहले व्यक्ति आएगा। अब कोई भी व्यक्ति होता है उसका क्या होती है? एक जाति होती है। तो व्यक्ति के बाद क्या बोल लो आप लोग? जाति। तो दूसरा क्या आ गया? जाति। जाति वाले लोग क्या एक समूह में नहीं रहते? तो समूह में रहते हैं तो क्या उनका समूह आ जाएगा। समूह बनाने के बाद उनके अंदर भाव जागृत होता है, क्योंकि एक ही समूह के लोग हैं तो उनके लिए आपस में क्या भाव आएगा? तो भाववाचक हो गया। और सभी जब भाव में आ गए, सभी एक साथ क्या आ गए? समूह में आ गए, तब क्या होगा? अब कहीं ना कहीं खाना वाना पकाना तो पड़ेगा ना, या नाश्ता वास्ता मंगाना पड़ेगा। यही तो होता है। चार लोग मंडली में बैठ गए, या जो चार लोग आपस में आकर मिलकर बैठ गए, तो पदार्थ आता ही है। अब पदार्थ लिक्विड रूप में आए या सॉलिड रूप में आए, आता ही है। तो पांचवा पदार्थ हो जाता है। ठीक है, तो क्या पहले व्यक्ति आए, व्यक्ति की जाति आई, अपनी जाति समान में समूह बनाए, समूह में भाव आया, भाव आने के बाद पदार्थ आया। तो 5 प्रकार की चीजें याद होगी। यही 5 को आपको याद रखना है। अर्थ के आधार पर ये 5 प्रकार की संज्ञा होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और पदार्थवाचक। पदार्थ को द्रव्यवाचक भी बोला जाता है। तो जिन लोग बैठने के बाद द्रव्य मंगाते होंगे, लोग द्रव्य से याद रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? पंडित शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या हो सकती है? पांडित्य, पंडिताओ, पंडा या पंडिल। सीधी सी बात है, पढ़ने से महसूस हो रहा था कि पांडित्य ही हो सकता है। क्यों? कि जो भी ना पंडित वाला गुण रखता है ना, तो उसको देख के पांडित्य का भाव आता है। जैसे मैं क्या बोलूं, कैसे किसी विद्वान को देखो आप, जो बहुत फेमस क्या होंगे? पंडित होंगे, जो कथा वाचन का काम करते होंगे। उनको जब आप देखते हो तो उनके अंदर क्या झलकता है? पांडित्य झलकता है। मतलब उनके जो गुण हैं, उनके जो स्वभाव में, उनकी जो क्या बोलना चाहिए कि उस कथा वाचन में इतनी उनकी जो विख्यात है, लोग विख्यात हैं, या उनकी जो नॉलेज है उस क्षेत्र में, वो उनका पांडित्य कहलाएगा। तो पांडित्य ही कहलाता है क्या? भाववाचक शब्द। किसके लिए? पंडित के लिए। पंडित क्या शब्द होगा? एक संज्ञा शब्द होगा। लेकिन संज्ञा शब्द में किस प्रकार का? पंडित एक जाति को बता देगा। ठीक है, तो वो जातिवाचक में आ जाएगा। लेकिन पंडित शब्द का भाववाचक क्या होगा? पांडित्य होगा। अगला क्वेश्चन, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। अच्छा, ये गाने से उठा लिया गया इससे। धीरे धीरे बोल कोई सुन न ले वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, तो पहले जब लिखित एग्जाम होता था 10वीं 12वीं तक, तो धीरे धीरे बोल के चीटिंग चल जाता था। आज के डेट में नहीं हो पाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, तो उससे अच्छा आप इसको याद कर लो कि सुन ना ले। तो अब इसमें सीधी सी बात है, पूछा जा रहा है कि कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। तो धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, तो आपको पहले तो सर्वनाम पता होने चाहिए। तो सर्वनाम मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिवाचक, पुरुषवाचक, ठीक है, उसमें निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, ये 6 प्रकार के आपके सर्वनाम होते हैं। अब इसी 6 प्रकार के सर्वनामों में पूछा जा रहा है, ये जो लिखे हैं 4, अनिश्चय, निज, निश्चय और प्रश्नवाचक। तो इनमें पूछा जा रहा है आपको, तो पुरुषवाचक और निजवाचक होते हैं, अनिश्चय और निश्चय होते हैं, प्रश्न और संबंधवाचक होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। शायद मैंने शुरू में क्या बोल दिया, व्यक्तिवाचक बोल दिया था, वो नहीं होता। ठीक है, पुरुषवाचक से चालू होता है। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा है, तो आपको पता होने चाहिए भैया। जब भी पुरुष बोले तो 3 आते हैं: उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम मतलब जब आप अपनी बात करोगे, मैं, मेरा, तो उत्तम में आ जाएगा। हमारा, हम, उसको भी जोड़ लो। मध्यम पुरुष में तू, तेरा, तुम्हारा, मतलब तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, ये सब जो उसमें आ जाएगा। ठीक है, अन्य में क्या आएगा? किसी तीसरे के बारे में करेंगे, वह, उसका, वो, वे, वो सब किसमें आ गए? अन्य में आ गए। ये हो गया। निजवाचक, निज मतलब अपने ही चीजों के लिए बात करोगे, मतलब स्वयं के लिए बात करो तो सीधा सीधा स्वयं जो होता है निजवाचक हो जाता है, जो कि यहां पर है। ठीक। अनिश्चयवाचक मतलब निश्चित नहीं है किस चीज के बारे में बोल रहे हैं। निश्चयवाचक मतलब निश्चित है, मैं यह, ये, इसके बारे में बात कर रहा हूं। प्रश्नवाचक, प्रश्न, कौन, क्या। और एक था संबंधवाचक, मतलब संबंध बताएगा, उनका, उनसे। तो ये वाला जो आएगा संबंधवाचक में आ जाएगा। तो यहां पर कोई दिया गया है, कोई किस में आ, कोई, कुछ, ये सब अनिश्चय में आ जाता है। तो आपका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाता है 24वां का। ठीक है, तो कोई और कुछ, ये सब कित में आते हैं? अनिश्चयवाचक। टोटल मैंने सर्वनाम भी बता दिया आपको। 25वां, मैं स्वयं चला जाऊंगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। निज में स्वयं, अभी मैंने बताया स्वयं ही निज होता है, तो ऑप्शन सीधा क्रिएट है। ये तो उत्तम पुरुष को बताएगा। क्वेश्चन नंबर 26,
इसमें से कौन सा तुलनात्मक विशेषण अशुद्ध है? तुलनात्मक विशेषण अशुद्ध है। अशुद्ध है मतलब तुलनात्मक उससे नहीं किया जा सकता। ऑप्शन देख लो, कोमल, कोमलतर, कोमलता और कोमलतम। अब इंग्लिश आप लोग ज्यादा पढ़े होगे तो इंग्लिश से मैं समझा देता हूँ, शायद हिंदी आप लोगों की कमजोर हो। तो आप लोग एक चीज पढ़ते हो, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बोलता हूँ, डिग्री, मेरा तो कमजोर है, ठीक है। डिग्री पढ़ते हैं तो डिग्री में तीन चीजें पढ़ते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री मतलब सामान्य बात करेगा, कंपैरेटिव मतलब दो लोगों के बीच में कंपेयर करेगा, सुपरलेटिव मतलब सभी में सबसे अच्छे को बताएगा, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। जैसे मैं अपने इंग्लिश के बारे में बात करूं तो मेरा इंग्लिश कैसा है, गुड। अगर मैं किसी सामने वाले पर्सन से बात करूं, जैसे हमारी एक मेंबर है, स्टाफ मेंबर, तब्बू उनका नाम है, तो उनसे मेरा इंग्लिश क्या है, बेटर है। और योगेंद्र सर के बारे में बात करेंगे तो उनसे उनका इंग्लिश हम सभी में क्या है, बेस्ट है। तो ऐसे हम लोग कंपेयर कर लेते हैं आपस में। तो जो गुड, बेटर, बेस्ट पढ़ते थे वही क्या है, विशेषण, एडजेक्टिव के अंतर्गत ही आता है, लेकिन डिग्री में हम लोग उसको पढ़ते हैं। उसी को हम लोग हिंदी में तुलनात्मक विशेषण के रूप में जानते हैं। अब उसी तुलनात्मक विशेषण में ये तीन है स्तर, ये तीन स्तर इसमें भी लागू होते हैं। जैसे कि कोमल, सामान्य बात कर दिया कोमल, जैसे मैं अपने लिए बात करूं, कोमलता किसी से कंपेयर करके बताऊंगी कोमलता अधिक है। जैसे मैं अगर बात करूं, एक जैसे आप कॉपी लेने जाते होगे, एक रफ कॉपी आता है, एक मीडियम स्टैंडर्ड कॉपी, एकदम हाई स्टैंडर्ड का कॉपी आता है। तो जो हाई स्टैंडर्ड वाली कॉपी होती है थोड़ी सी मोटी होती है, तो क्या है, सबसे ज्यादा कोमलतम। तो मोटी से हम लोग अभी कोमल के रूप में बात करते हैं, सबसे ज्यादा क्या होगी, कोमलतम हो जाएगी। मीडियम वाली क्या हो जाएगी, कोमलता हो जाएगी, उसकी कोमलता है। इससे सबसे रफ कॉपी से जो कि एकदम पतला रहेगा तो कोमल है। तो कोमल, कोमलता, कोमलतम ऐसे करके याद करना। ये उल्टा चीज है, मैंने एग्जांपल उल्टे कर लिया। फूल से कर लो, फूल अलग अलग प्रकार के फूल आते हैं। जो एकदम कोमल फूल रहेगा, केवल एक फूल के बारे में बात करोगे तो कोमल बोलोगे, दो फूल के बारे में बात करोगे तो बताओगे गुलाब की फूल गोंदे की फूल से कोमल है, ये कोमलता है। कोमलतम, गुलाब की फूल बाकी सभी फूलों में सबसे ज्यादा कोमलतम है। तो ये तीनों होती, सॉरी कोमलता नहीं आती है, कोमलतर होती है, कोमलतर होती है, कोमलता नहीं होती। कोमलता क्या बताता है, तो भाव को बताता है। कोमलता का भाव आता है, भाववाचक संज्ञा के इसके अंतर्गत इसको ले सकते हो। तो कोमल, कोमलतर और कोमलतम होती, कोमलता नहीं होती। क्लियर? तो उससे कोमलतर है, उससे कोमलतम है, ये बताएंगे। किस वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, तुमने अच्छा किया जो आ गए, अच्छा है वह अभी आ जाए। अब इसमें बताना है कि जो अच्छा शब्द है विशेषण के रूप में कब यूज हुआ है। तो अच्छा है वह अभी आ जाए, तो अच्छा है भैया ये तो सबसे शुरू में आ रहा है, मतलब अच्छा है उसके बारे में बोल रहा है कि अच्छा है आ जाए यार, ठीक है। तो यहाँ पर कभी विशेषता अच्छा किसी शब्द के लिए विशेषण के रूप में यूज नहीं दिख रहा है। तुमने अच्छा किया जो आ गए, तुमने अच्छा किया मतलब तुम्हारा काम ठीक रहा कि तुम आ गए, ठीक किए जो आ गए। तो ये किसी के लिए विशेषण के रूप में यूज नहीं हो रहा है। विशेषण होता क्या है, मुख्य रूप से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। यहाँ पर अच्छा शब्द दोनों जगह कहीं पर भी विशेषता नहीं बता रहा था। अच्छा तुम घर जाओ, यहाँ पर भी अच्छा क्या कर रहे हैं, एक जो विस्मयादि बोधक या फिर हम लोग जिसमें पढ़ते हैं आश्चर्य बोधक वाली शब्द के रूप में अच्छा तुम घर जाओ, तो ऐसे सेंस में बात हो रहा है, ये नहीं हो सकता। यह स्थान बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर स्थान शब्द आया, क्या होता है, ये संज्ञा होता है। अब इसके लिए क्या बताया उसने, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा आप में अच्छा क्या हो गया, आपका विशेषण का काम कर दिया। क्लियर? तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट होगा, जिसमें उसमें क्या बात की गई है, अच्छे को स्थान की विशेषता बताई गई है। ये आपका राइट आंसर होगा। 28वां, मैं घड़ा भरता हूं क्रिया के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो क्रिया में एक चीज आपको पता होनी चाहिए, एक सकर्मक होता है और एक अकर्मक होता है। अकर्मक क्या होता है, जिसमें कर्म का फल कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़ता। मतलब उसमें क्या क्यों का जवाब आपको नहीं मिल पाएगा। मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं ये बोला जा रहा है, क्या नहीं पता। मैं आम खा रहा हूं, अब क्या पूछोगे तो मैं बता पाऊंगा आम, या मेरे सेंटेंस से आपको जवाब मिल जाएगा क्या से आम। तो जिस सेंटेंस में आपको जवाब मिला है क्या और क्यों का, वो होता है आपका सकर्मक, और जिन्हें ना मिले वो अकर्मक होते हैं। अब इसमें देखो, मैं घड़ा भरता हूं, क्या भरता हूं, घड़ा, जवाब मिल गया कैसा है, सकर्मक है। ठीक, जवाब नहीं मिलता मैं भरता हूं तो अकर्मक हो जाता। वैसे संयुक्त है और एक प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्या होता है भैया, प्रेरणा दिया जाता कि लिखवाना, उठवाना, चलवाना, चल से चलवाना, इन सब धातु से जो नए क्रिया बनाए जाते हैं वो प्रेरणार्थक के अंदर प्रेरणा देकर बनवाओगे। उठवाना, लिखवाना मतलब मैं किसी को लिखवा रहा हूं। अगला क्वेश्चन,
उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अभ्यास बोधक, नाम बोधक, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक। तो प्रेरणार्थक मैंने अभी बताया, प्रेरणा दिया जाएगा। उसने नहाकर भोजन किया, आपने नहवाया या नहलाया क्या? नहीं, तो इसमें किसी प्रकार का क्या है, प्रेरणा नहीं दिया गया। पूर्वकालिक, उसने नहाकर भोजन किया, तो नहाने वाला काम पूर्व में हुआ है, ये संदर्भित हो रहा है क्या? हाँ, ये पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आ गया, तो पूर्वकालिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाम बोधक क्या होता है? नाम बोधक, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नाम बोधक क्या होता है? मतलब उसमें ना, जैसे बतियाना, बात से बतियाना, ठीक है, हाथ से हथियाना, इस प्रकार के याना याना वाले शब्द जुड़ जाते हैं, वो नाम बोधक के अंतर्गत आते हैं। अभ्यास बोधक, अभ्यास बोधक मतलब किसी चीज का अभ्यास करता हो, वह लिखता है, वह लिखने का प्रयास करता है, वह दौड़ने का प्रयास करता है या दौड़ता है, ये सब किसमें आएंगे? अभ्यास कर रहे हो, अभ्यास बोधक में आ जाएगा। क्वेश्चन 30, वह आया हो, यह वाक्य किस काल को बताता है? वह आया हो, यह किस काल को बताता है? ऑप्शन देखो, संभाव्य भविष्य, संभाव्य भूतकाल, संभाव्य वर्तमान, या इनमें से कोई नहीं। तीनों संभाव्य पूछे हैं, आपको पहले टाइप बता देता हूं, आप इनमें से खुद एलिमिनेट कर पाओगे। भूतकाल के अपने आप में 6 प्रकार होते हैं, 6 कौन कौन से? पहले सामान्य होता है, सामान्य। दूसरा क्या होता है? आसन्न, आसन्न भूतकाल। तीसरा क्या होता है? अपूर्ण। चौथा क्या होता है? पूर्ण। पांचवा क्या होता है? इसका पांचवा हो जाएगा आपके सामान्य, आसन्न, अपूर्ण, पूर्ण, और एक होता है, एक तो हेतु हेतु मद होता है, एक मैं देख लेता हूं, याद नहीं आ रहा है। हेतु हेतु मद होता है, और एक संदिग्ध, क्या होता है? संदिग्ध होता है। वर्तमान, वर्तमान के अपने आप में 5 होते हैं, लेकिन हेतु हेतु मद को अगर मिलाया जाए तो 6 होते हैं। अगर ऑप्शन में, अगर आपको 5 और 6 में से ऑप्शन दोनों दिखे तो 5 ही लेना, 5 नहीं दिखे तो 6 ले लेना, लेकिन 5 है तो 5 को लेना, क्योंकि हेतु हेतु मद को विशेषकर हम लोग उसमें शामिल नहीं करते हैं। जो आपके ऑथेंटिक बुक होते हैं उनके आधार पर मैं बता रहा हूँ, बट हेतु हेतु मद वर्तमान भी लिया जाता है। तो देखो, वर्तमान में 5 हो जाएंगे। पहले सामान्य, इसमें भी आएगा, इसमें तात्कालिक आएगा, ठीक है, एक पूर्ण आएगा, एक संदिग्ध आएगा, और एक संभाव्य आएगा, ठीक है। भविष्य, भविष्य में 3 आते हैं, एक सामान्य, एक आपका क्या बोलते हैं, संभाव्य, और एक होता है हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद। अब इसमें मैंने 6, 5 और 3 बताया, उसमें देखो, संभाव्य भविष्य था क्या? हाँ था। संभाव्य भूतकाल था क्या? नहीं था, तो ये आंसर ही नहीं हो सकता। संभाव्य वर्तमान था, इनमें से कोई नहीं। अब ये 3 ही आंसर बचे। वह आया हो, आया हो की बात कर रहे हैं, मतलब इसमें संभावना बता रही है, वर्तमान में या भविष्य में। तो मैं बोलता, अगर वह आया हो, क्या पता वह आया हो, तो संभावना बता रहा हूं, लेकिन आया हो रहा, क्या पता वह आया होगा या आए। आया हो की जगह क्या पता वह आए बोलता, वह आए, क्या पता वह आए, वह आए बोलता या आया होगा बोलता, तो मैं भविष्य में आता। अभी मैं किसमें हूं? वर्तमान में हूं। वह आया हो, क्या पता वह आया हो, तो इसका आंसर हो जाएगा संभाव्य वर्तमान, ठीक है। तो ये वर्तमान ही है जिसमें आप संभावना लगा सकते हो, भविष्य में आप संभावना लगा सकते हो। भूतकाल की कोई संभावना नहीं होती, भूतकाल में केवल संदिग्ध चीजें। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह भूतकाल में हो सकती थी किंतु किसी कारणवश नहीं हुई, उसे किस काल की क्रिया कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह भूतकाल में हो सकती थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हुई, तो उसे किस काल? सिंपल सा चीज है, जो अभी मैं हेतु हेतु मत कर रहा था, वही हम लोग बोलते हैं कि वह हो सकता था लेकिन हो नहीं पाया। वो हो सकता था लेकिन हो नहीं पाया। जैसे कि मैं बोलूं, वह आया होता तो मैं घर से निकला होता, वह आता तो मैं जाता। तो ये मैं भविष्य, भविष्य की बात कर रहा हूं क्या? नहीं। वर्तमान की बात कर रहा हूं क्या? नहीं। भूत की बात कर रहा हूं कि अगर वो आता तो मैं जाता, ठीक है। अगर मेरे पास बाइक होती तो मैं घूमने जाता, मतलब मेरे पास बाइक होती तभी मैं जाता। तो ये क्या कर रहा है भाई? दूसरे कार्य पर डिपेंडेंट रह रहा है। तो वही पूछा जा रहा है कि रूप से यह पता चले कि भूतकाल में हो सकती थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हुई। तो कारण क्या थी? बाइक नहीं था, इसलिए नहीं जा पाया। तो ये सारी चीजें क्या होंगी? आपके हेतु हेतु मद भूत के अंतर्गत होती है। सेम भविष्य में होगी हेतु हेतु मद भविष्य में। वह आए तो मैं जाऊं, मतलब वो आएगा तो मैं जाऊंगा, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 32, तो आए और आया होता, ये दोनों में डिफरेंस आपको समझना है कि भूत में बात कर रहे हैं कि भविष्य में बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ग की सर्वनाम की मूल रूप एक वचन तथा बहुवचन में समान होते हैं। तो आपको बताना है सर्वनाम के मैंने 6 प्रकार बताए, उनमें से ऐसा कौन सा प्रकार है जिसका अगर मूल रूप जिस रूप में वो यूज होता है उसमें एक वचन और बहुवचन दोनों रूप में समान होने चाहिए। पहला ऑप्शन देखते हैं, प्रश्नवाचक। कौन, क्या। कौन, वे कौन थे जो आए थे, तो कौन को मैं बदला, कौन का कौन ही रहा, कौने हो गया क्या नहीं हुआ, तो वचन बदला क्या नहीं बदला। वह कौन था जो आया था, तो वचन एक वचन, या वे कौन थे तभी का कौन ही रहा, तो बदला ठीक है, तो प्रश्नवाचक तो हो सकता है मेरा। अनिश्चयवाचक, अनिश्चय मतलब कुछ और कोई, कुछ लोग आए थे, कोई आया था, है ना, कुछ लेकर आए हो, तुमने कुछ लाया है, वे कुछ लेकर आए हैं, तुमने कुछ लाया है, वे कुछ लेकर आए हैं। तो वे मतलब बाकी बहुत सारे लोगों के बारे में बात करो, वह या तुम के बारे में बात करो तो एक वचन के बारे में बात करो, तब भी ये कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो सीधा सा मेरा पहला आंसर तो दिखता है। बाकी में भी दिख लो, निश्चयवाचक और निजवाचक। स्वयं, वह स्वयं आया था, निजवाचक में होता है, वे स्वयं आए थे, तो वे के लिए यूज हो जा रहा है, चलो ठीक है। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक मेरे को डिसाइड करना है कि वह मेरा है, एक कोई सामान है, बॉटल है, वह मेरा बॉटल है। अगर बॉटल 5-6 ठोकते तो वह सभी बॉटल मेरे हैं, तो वह के साथ सभी जुड़ गया ना, तो ये नहीं हो सकता, मूल रूप में परिवर्तन हो ही जा रहा है। वह का वे भी हो सकता है। प्रश्नवाचक तथा पुरुषवाचक, तो प्रश्नवाचक तो होता है पुरुषवाचक में, देखो मैं एक वचन के लिए मैं बोलूंगा, बहुवचन के लिए हम या हमारे में आ जाऊंगा, तो ये नहीं हो सकता। संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक किसी के साथ संबंध बताना है, और अनिश्चय, अनिश्चय तो हो सकता है, क्या संबंध हो सकता है, संबंध बताकर देखो, संबंध का के की से हम लोग बताते हैं, या संबंध जब बताएंगे तो कैसे बताऊंगा, उसका, वह उसका सामान है, मतलब ये जो बॉटल है वो उसका सामान है। बहुत सारे लोग हैं एक साथ शामिल हो गए, तो वह उस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। और अगर वही मारपीट या किसी गिरोह के रूप में, तो वह उस ग्रुप के लोग हैं, वे उस ग्रुप के लोग हैं, तो वह से एक आदमी के बारे में बात करूंगा तो वह उस ग्रुप का है या उस कॉलेज का है, बहुत सारे होंगे तो वे उस ग्रुप या कॉलेज के, तो वह से वे में कन्वर्ट हो गए, तो ये नहीं हो सकता। मैंने आपको बता दिया है कि किस स्तर पर आपको जांचना है, तो उसको किसी सेंटेंस में, वाक्य में अप्लाई करके देखना हो जाएगा, अदरवाइज सीधा याद लोग प्रश्नवाचक और अनिश्चयवाचक के चिन्ह नहीं होते, निजवाचक का भी नहीं होगा, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 33, एक वचन बहुवचन सही नहीं है। एक वचन मतलब बहुवचन, एक वचन मतलब सीधा सीधे चीजें होंगी, आम, अमरूद, पुस्तक, कॉपी, ये जब बहुवचन में जाएगा तो अमरूदे बोलोगे, आम, ठीक है, उसके बाद कॉपियां बोलोगे, पेन, पेनों की संख्या इस प्रकार का बोल सकते हैं, पुस्तकों की संख्या इस प्रकार, तो उसमें मात्रा जुड़ जाती है। तो देखो, आंसू का आंसुओं, घोड़ा का घोड़े, गली का गलियां, अगला ऑप्शन क्या देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। चिड़िया का चिड़िया, तो चिड़िया का तो चिड़िया होता है, चंद्र बिंदु लगा दो बन जाता है, जैसे घंटी का घंटियां, उसमें पूरा या की मात्रा जोड़ना पड़ता, चिड़िया में चंद्र बिंदु लगा दो चिड़िया बन जाता है, ठीक है। गली का गलियां, ये सही है, गलियों को गलियों नहीं बोलते, गलियां, अब वो गाना अलग है, अलग बात है, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, उसमें गलियों जो जोड़ा गया है उस गाने की लिरिक्स अच्छा बनाने के लिए, बाकी जो शुद्ध रूप होता है वो गलियां है, ठीक है। घोड़ा का घोड़े, ये शुद्ध रूप होता है। आंसू का आंसू नहीं होता, आंसू अपने आप में बहुवचन शब्द होता है, ठीक है, तो आंसू का आंसू नहीं होगा, तो ये गलत है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। सही नहीं है पूछा तो सही यही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। योगी राज, नीरस, मंत्रिमंडल, वीणा, वीणा ऐसे ही लिखा जाता है, एकदम करेक्ट है। नीरस ऐसे ही लिखा जाता है, एकदम करेक्ट है। बचा योगी राज और मंत्रिमंडल, तो योगी राज भी सही है, आप योगी लिखोगे तो ये लिख सकते हैं, लेकिन योगी राज में यही लगता है, ठीक है। अगला देखो मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल ऐसे नहीं खाता, मंत्री आप ऐसे लिख सकते हो, मंत्रिमंडल जब होगा तो उसमें छोटी ई की मात्रा लग जाती है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी अशुद्ध शब्द है, छोटे ई की मात्रा आ जाएगी त्र में।
श्रीमान शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो ये वर्तनी शब्द जितने भी होते हैं ना, वर्तनी को आपको प्रैक्टिस कर करके देखना, जितना ज्यादा हो सके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने आए हैं सारे तो मैंने कंप्लीट कराए थे, उसके अलावा भी आपको बचे हुए रखते हैं, तो वो सारी चीज आप पढ़ के जाइएगा। तो श्रीमान शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इसमें हलंत लगना चाहिए, न के अंत में। तो वर्ण संबंधी, संबंधी, हलन संबंधी प्रत्यय, तो हलन संबंधी, हलन संबंधी, क्योंकि न में आखिरी में हलंत लगता है इस प्रकार से, तब वो राइट होता है। श्रीमान में हलंत संबंधी अशुद्धि। अब आपको लग रहा होगा कि हम सर शुरू से ही लिखते आते हैं कोई भी आवेदन पत्र, तो उसमें तो श्रीमान लिखते हैं, तो कभी भी हलंत नहीं लगाते थे। इसलिए नहीं लगाते थे कि स्कूल वाले जो टीचर्स थे वो भी गलत बताते थे, ठीक है। मैं भी नहीं लगाता था, इसलिए मुझे मालूम। क्वेश्चन नंबर 36, घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत का अर्थ है। तो घर की मुर्गी, मुर्गी का अर्थ ये नहीं है कि आपने घर में जो पाल के रखा हुआ है। तो जो लोग क्या करते हैं, देसी मुर्गी खाना है बोल के मुर्गी पाल कर रखते हैं। हमारे टाइपी देखा है, वो भी पाल कर रखी थी, लेकिन उसको बिल्ली ले गया, ठीक है। तो ये क्या है, वो वाली मुर्गी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये किसके बारे में बात कर रहा है? तो मतलब जो हमारे आसपास मौजूद लोग रहते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन हम उनको कम आते हैं, दूसरों से कम आते हैं, या उसमें तवज्जो नहीं देते हैं, तो उसके बारे में बोल रहा भाई। तो ये कहावत किसको इंडिकेट करेगा? मुर्गी खाना नहीं, मुर्गी को दाल खिलाना नहीं, अपने आदमी को कम महत्व देना, हाँ, सभी को समान महत्व देना नहीं। तो ये राइट आंसर होगा, अपने आदमी को कम महत्व देना। अब ये आदमी घर वाला आदमी नहीं है, जो आदमी और औरत वाला होता है। तो जो कुछ हमारे स्टूडेंट्स होंगे, शादीशुदा होंगे, अगर उन लोग देख रहे होंगे, तो अपने आदमी को मत समझना। ये बात किया जा रहा है पर्टिकुलर आपके काम के लिए जो लोग रहते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो अपने आदमी को कम महत्व देना, घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अर्थ अंगूठा चूमना मुहावरे में प्रयुक्त होता है? तो अंगूठा चूमना, ऑप्शन देखते हैं, प्यार जताना, आदर प्रकट करना, खुशामद करना और खुशियां मनाना। तो ये प्यार जताने का कोई भी तरीका नहीं है कि आप अंगूठे चूमो, तो ये नहीं हो, ठीक है। आदर प्रकट करना, तो आदर प्रकट करने के लिए भी ये प्रयास नहीं करना, आप नमस्कार लो भाई, आदर दिख जाएगी। खुशामद करना, ये राइट आंसर है। खुश आप अपना निकलवाना चाहते हो, चापलूसी करना चाहते हो, तो ये अंगूठा चूमना में आता है। खुशियां मनाना, हमारी तरफ तो कल्चर नहीं है कि अंगूठा चूम के हम लोग खुशियां मनाएं। क्वेश्चन नंबर 38, आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का सटीक अर्थ बताओ। आगे नाथ न पीछे पगहा, एक गाना सुना होगा आपने, अपनी तो जैसे तैसे कोई ऐसे या वैसे, ठीक है। किसका गाना था? अमिताभ बच्चन का। तो वो वाला गाना आपने सुना होगा, लवारिस मूवी का। तो उसमें ये वाला सटीक बैठता, आगे नाथ न पीछे पगहा, क्योंकि अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, ये लाइन आपने सुना होगा। बस वही यहाँ पर इंप्लीमेंट होता है कि जिसके भैया आगे पीछे कोई नहीं है, उसी को बोलते हैं आगे नाथ ना पीछे पगहा, मतलब उसको किसी प्रकार की जिम्मेदारी ही नहीं है। तो ऑप्शन में देखो, स्वामी सर्वोपरि होता है, नहीं। जानवर हो जाना, नहीं। बंधन मुक्त रहना, शायद हो सकता। किसी तरह की जिम्मेदारी न होना, तो ये सटीक आंसर है। किसी प्रकार की आपको जिम्मेदारी नहीं है, बंधन नहीं, जिम्मेदारी नहीं होना, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं 39, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अब वर्तनी से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके नहीं रखें चैनल को, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके एग्जाम होने में 69 डेज हैं। लगातार हम लोग आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ एमसीक्यू सीरीज लेकर आते जाएंगे, ताकि आपके एग्जाम में वो लाभप्रद रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया, बेल आइकन को भी दबा लो, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना कैसा लगा आपको सेशन, तो इसके आधार पर हम लोग आगे भी सेशन लाते जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। हिंदी की तो चलते ही जाएंगी, आपको 2 दिन 3 दिन में वीडियोस मिलते ही जाएंगे लगातार, और इसी बीच में बाकी सब्जेक्ट की भी वीडियोस आपको मिलते जाएंगे। तो उसके लिए सब चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ और किस पर वीडियो आप लोगों को चाहिए, साथ ही ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। और मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि 69 डेज कम नहीं होते हैं। अगर आप अभी से भी तैयारी करना चाहते हो, तो कोर्स परचेज करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हो, ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज जरूर दिलाइए, 99 रुपीज पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, उसको दिलाते रहो, आप अपना आकलन स्वयं करते रहोगे। अब पढ़ते हैं 39 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित, 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 ये गृहित गृहित है, ये ग्रहित है। तो सबसे पहले तो ग्रह कभी नहीं आता, वो आता है ग्री। ग्रह अलग होता है, गृहित अलग होता है, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता। बचा ये सब। एक चीज याद रखना, अनु में जो लगता है ना, वो छोटा ऊ की मात्रा लगता है, जैसे अनुपस्थित भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या लगता है? छोटी यू की मात्रा। छोटी यू की मात्रा किसमें? इसी बस में है, ये दोनों हो ही नहीं सकता। मान के चलो किसी एक में छोटी यू की मात्रा भी रहती, तो क्या सही होता? मान के चलो यहाँ छोटी यू की मात्रा रहती, तो क्या सही होता?
छोटी ऊ लगी है ना तो हाँ में भी छोटी ई ही लगती है, अनुगृहित, अनुगृहित, ठीक है। तो ना में भी छोटी ऊ, हाँ में छोटी ई, ये याद रखना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, पाठक का बहुवचन क्या होगा? तो ये आप लोग कमेंट करके बताना, ये मैंने बताया हुआ है। पाठक का बहुवचन क्या होता है? ऑप्शन दिए, पाठक वृंद, पाठक लोग, पाठक जन और उपयुक्त सभी। तो इन चार ऑप्शनों में से कौन सा पाठक का बहुवचन होगा, सटीक बहुवचन कौन सा होगा, आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ये आपके टॉप 40 क्वेश्चंस थे और मेरे ख्याल से इसमें से आपको एटलीस्ट क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द ही देखने को मिलेगा। मैं ये श्योरिटी नहीं बोल सकता कि 100% यही मिलेगा, ये श्योरिटी नहीं दे सकता, क्योंकि चीजें इतनी सारी हैं, कुछ भी आपको मिल सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये 40 क्वेश्चन जो सीरीज चल रहा है उसको लगातार करते चलेंगे। आप लोग को इस सेशन के साथ बने रहना, प्लेलिस्ट को लगातार देखना, जो भी आपको चाहिए तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।